हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं आज बचे हुए एनसीईआरटी सार संग्रह मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और ये आधुनिक भारत का इतिहास से चैप्टर से शुरुआत करेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन पहला चैप्टर है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था और ये भारत आगमन किया था 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो ये जमोरिन ने किया था, जो स्थानीय शासक था। और ये अब्दुल माजिद के सहायता से, एक नाविक था, उसी की सहायता से वास्को डिगामा कालीकट तट पे पहुंचा था। बंदर पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये कोचीन केरल में स्टार्ट की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। भारत में तंबाकू टोबैको है, उसकी कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे डच। विभिन्न देशों के खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। ये वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की। और तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया था, तस्मान ने। बार्थोलोम्यू डियाज, पूछा गया क्वेश्चन है कि बार्थोलोम्यू डियाज ने किसका खोज किया था? तो केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे अंतिम दक्षिणी छोर पे है। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में है। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज किया था केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका में है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, जिसे देखिए इंग्लिश में कहते हैं कार्टेज आर्माडा कैरावन सिस्टम। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में, कहाँ पे? हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जहाज, कोई भी अदर यूरोपियन जो जहाज लेकर आते थे, तो उसको पहले पुर्तगाली को टैक्स देना पड़ता था, जिसे वाटर टैक्स बोलते थे, काटेज। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे, जो वर्तमान में भी नीदरलैंड है। और भी देखते हैं, एक साथ देख लेते हैं पूरा। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्नवाल के द्वारा लिखित पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत सारे जो अपडेटेड बुक है उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, तो पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, जिसे एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था और पुर्तगाल देश का था ये। 1498 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री उन्होंने कोची में स्थापना की, जो केरल में है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका ये ब्रिटेन का था और ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और ये प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापना किया था। ठीक है, 1613 में। कब? 1613 में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स इसका नाम था और ये हॉलैंड देश का था, यानी कि जो वर्तमान में नीदरलैंड है। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और ये पहला फैक्ट्री भारत में मसूलीपट्टनम में स्थापना किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी
जो डेनमार्क की थी, इसे 1616 में स्थापना किया गया था। और ट्रैंकोवार जो त्रावणकोर केरल में है, वहाँ पे इसका प्रथम फैक्ट्री लगा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिस ओरिएंटल्स, इसका नाम था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिस ओरिएंटल्स, और ये फ्रांस का था। और 1664 ईस्वी में, यानी कि सबसे अंतिम में, इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री है जो सूरत में स्थापना किया था। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन क्रम देखते हैं कि पहले पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद डच आए कब, तो 1600 में, और उसके बाद ब्रिटिश आए 1600 में। डच पहले आ गए थे, ठीक है, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए 1616 में, ठीक है। यही हॉलैंड, देखिए 31 दिसंबर 1600 में वहां ब्रिटेन में स्थापना हुआ था कंपनी का, ये ब्रिटिश कंपनी का, लेकिन भारत में बाद में आए, ठीक है, ठीक है। 1602 में डच था, हॉलैंड वाला डच, ये सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश 1616 में, फिर फ्रांसीसी 1664 में, और सबसे लास्ट में स्वीडिश आया था। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंतिम में 1961 ईस्वी में यहाँ से गया। तो सबसे शुरुआत में आने वाला पुर्तगाली था और सबसे अंतिम में भारत से जाने वाला भी पुर्तगाली ही था 1961 में, ठीक है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो ये डचों द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पे ये कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था, तो ये डचों ने स्टार्ट किया था, संयुक्त पूंजी कंपनी। और ये पूछा भी गया क्वेश्चन। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था, तो डच और अंग्रेजों के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, उस समय भारत का सम्राट था अकबर। लेकिन जब यहाँ पे उसका जब दूत आया, ठीक है, तो उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये 1556 से लेकर के अकबर 1605 तक शासन किया। उसके बाद जहांगीर का शासन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक था कैप्टन हॉकिंस, 1608 में आया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक था कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना यानी कि टेम्पोररी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ध्यान रहे कि सूरत है जो ताप्ती नदी किनारे है गुजरात में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, जिन्हें औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया, फारूक सियार। तो फारूक सियार ने ये महाअधिकार पत्र जारी किया था। किसके द्वारा उपचार किया गया था, हैमिल्टन के द्वारा, ठीक। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में यानी कि डॉरी के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। यहाँ पे कुछ गलत मिसप्रिंट है। कलकत्ता उच्च न्यायालय से की स्थापना कौन किया था, देखिए शहर का स्थापना है और संस्थापक उसका है कलकत्ता की स्थापना किया था जॉब चॉर्नोक ने। कलकत्ता की स्थापना किसने किया, संस्थापक था जॉब चॉर्नोक। यहाँ पे इसको नहीं है। मद्रास का जो संस्थापक था वो फ्रांसिस डे था। नई दिल्ली की जो संस्थापक था वो एडिवन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर।
नई दिल्ली की संस्थापक कौन था? तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, जबकि बंबई का संस्थापक था गेराल्ड ऑंगियार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कॉलवर्ट के प्रयासों से। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लुई 14 की। देखिए ध्यान रहे, ये लुई 14। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1664 में। किसके कार्यकाल में? तो ये कार्यकाल में हुआ था लुई 14 का। और किनके प्रयासों से? तो कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 में हुआ था। फ्रैंक कैरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 में। 4 सालों के बाद, कंपनी बनने के बाद प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 में फ्रैंक कैरों के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से, यानी कि पहले वो व्यापार के क्षेत्र से ध्यान में आते थे कि हमको व्यापार करना है, लेकिन अब क्या करने लगे कि सोचा कि हम भू क्षेत्र को कब्जा कर लेंगे, ताकि जैसे ही राजाओं के बीच में विवाद बढ़ेगा, एक राजा को हम सपोर्ट करेंगे और दूसरे राजा से उसको सपोर्ट करके जीत जाएंगे और हरा देंगे और फिर अपने उसके साथ साथ काम करेंगे। ठीक है। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पौंडीचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला पौंडीचेरी में बनवाया गया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पे थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। बांडीवास के युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक सलाह सेपेल की संधि जो 1748 में समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक सलाह सेपेल की संधि द्वारा 1748 में समाप्त हुआ। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला, किससे छीनने वाला? तो बीजापुर के सुल्तान था, उससे गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था अल्बुकर्क। देखते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया उसी के राजकुमार था फर्डिनेंड, जिसकी हत्या के बाद पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। और ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप महादेश में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और एक सलाह सेपेल की संधि 1748 के द्वारा इसको समाप्त किया गया और ये अनिर्णित रहा, इसमें कोई डिसीजन निकल के नहीं आया था। सेकंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ ये 1749 से लेकर 54 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध कहलाया और ये पांडिचेरी की संधि 1755 में इसकी समाप्ति हुई पांडिचेरी की संधि के द्वारा। ब्रिटेन इसमें मजबूत स्थिति में दिखा। तृतीय युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला था और इसे सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण कहा गया। पेरिस संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया और फ्रांस की इसमें पराजय हो गई और विजय कौन हुआ? ब्रिटेन हो गया। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया बाद में। तो देखिए पहला कैसे याद रखेगा, एक सलाह सापेल की संधि 1748 में, पांडिचेरी की संधि 1755 में, पेरिस की संधि 1763 में। तो इसको ला पा पे याद रखेगा, ला पा पे। देखिए ला से हो गया एक सलाह सापेल, पांडिचेरी, पा से पांडिचेरी, पे से पेरिस, तो ये से याद रखिए। पहला देखिए 2 साल चला 1746 से 48, दूसरा चला 5 साल 49 से 54, फिर 1756 से 63 तक चला था। इसी के बीच में 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांस को हराया था। अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो शुरुआत करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान, जो 1717 से लेकर 1727 तक शासन किया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद किया था।
मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलीवर्दी खान ने बंगाल के गवर्नर था उस समय यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से ऐसा किया था कि यदि इसको छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं, और यदि कुछ नहीं करोगे तो ये शहद देगी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 को प्रसिद्ध जो ब्लैक होल की घटना हुआ था। ब्लैक होल की घटना ये बहुत ही छोटा एक रूम था, ठीक है, उसमें लगभग 326 ऐसे ही कुछ, मुझे याद नहीं, 326 के आसपास उसमें अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से 1 या 2 10 के आसपास है जो बचा था, बाकी सब मारे गए थे। और इसका जिक्र किया था हॉलवेल ने, ठीक है, हॉलवेल उसी में से एक बच के निकला था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो ये मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये मीर जाफर प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 को ये भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत मानी जाती है। पूछा भी गया क्वेश्चन है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को बनाया था। और भी देखते हैं प्रमुख घटनाएं और उसकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना, और करवाया कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला कराया था। अलीनगर की संधि क्या थी? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? तो नवाब सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। और बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बनारस की संधि? 1773 में। 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। तो ध्यान रहे कि जब बक्सर युद्ध हुआ था उसके बाद जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला था उस समय, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव की है जो संधि हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना
देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसमें क्या होता था कि दीवानी राइट होता था और एक जो पैसा वाला, जो रेवेन्यू वाला देखता था, वो रेवेन्यू देखता था, ये जो पैसा का लेन देन, पैसा कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन करना, ये सारे रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और जो मारकाट किसी का हो गया, माथा फट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का केस हो गया, किसी से वाद विवाद हो गया, तो उसका सुनवाई तुम, ये राजा जो होता नवाब था उसका काम था। ठीक है, अंग्रेजी से लोड नहीं लेना चाहता था। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था? तो गवर्नर ड्रेक ने। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था? फुल्टा द्वीप, ये गवर्नर ड्रेक के नेतृत्व में। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक देखते हैं। बंगाल की स्थापना हुआ था 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक के बीच हुआ था, स्थापना हुआ था बंगाल का, और मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया था। हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था, जिसका नाम चिनकिलीज खान भी था। चिनकिलीज खान, निजाम उल मुल्क इसका नाम था। और इन्होंने 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला, उस समय मुगल बादशाह था, हैदराबाद की स्थापना किया था। भरतपुर, यह 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक की जो स्थापना है सादत उल्ला खान के द्वारा किया गया था। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में सादत उल्ला खान के द्वारा किया गया था। और अवध का 1722 से लेकर 1724 ईस्वी के बीच सादत खान जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है, उसकी द्वारा किया गया था। जयपुर का देखते हैं। जयपुर के संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। 18वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना किया था जयपुर का। रुहेल पठान, जो 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खान बंगेज के द्वारा रुहेल पठान का स्थापना किया गया था, रुहेलखंड का। यहाँ पे रुहेलखंड है, ठीक है। मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा किया गया था। एक वन लाइनर है। 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बेरो का कार्यकाल कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो ध्यान रहे कि कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल किसके काल को माना जाता है? तो 1842 से लेकर 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बेरो का कार्यकाल कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल माना जाता है। अभी 64 पोस्ट के लिए दरोगा का पीटी हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये मेंस में पूछा गया था कि जो पारामाउंसी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि कुशल आक्रमण्यता की नीति किसने दिया था? तो लॉर्ड एलन बेरो ने। इसका कार्यकाल था 1842 से 44 तक। आप देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और ये 1799 में सिख साम्राज्य का संस्थापक बने थे। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। शुकर चकिया मतलब एक डिवाइड हो गया था ग्रुप में, ठीक है, उसे ही शुकर चकिया मिसल। ये महाराजा रंजीत सिंह उससे संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये लाहौर में स्थित थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था, शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ऐसा कहे थे महाराजा रंजीत सिंह ने। तो आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, इससे पूछा भी गया है कि क्या महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे? तो कि हाँ, इसलिए क्योंकि वो अपनी सेना में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे को वो अपने भर्ती करते थे। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। 1845 में प्रारंभ हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम।
और सेकंड जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उस समय 1848 में, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी बन गया था गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ 1846 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? खड़क सिंह बना था, खड़क सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं। पुरंदर की संधि, ये मिलान करने के लिए दरोगा मेंस में लगभग एक बार दो बार पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। बड़गांव की संधि हुआ था 1779 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालवाई की संधि हुआ था 1782 ईस्वी में, सालवाई की संधि। देवगांव की संधि हुआ था 1803 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। जबकि सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था, पूना की संधि। लाहौर की संधि हुआ था 1846 ईस्वी में, लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। और अमृतसर की संधि हुआ था 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब हुआ? 1809 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला युद्ध हुआ था। एक जालियांवाला युद्ध, जो जालियांवाला हत्याकांड है, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और ये 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड गफ ने। वर्ष 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर 56 तक। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की गई। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? तो ये भांगी मिसल से। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था? तो भंगी मिसल से। और खुद वह कौन से मिसल से आते थे? तो सुकरचकिया मिसल से आते थे। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक चला। इसमें मैसूर शासक था हैदर अली, और ये लॉर्ड बंगाल का गवर्नर उस समय था लॉर्ड बेरलेस्ट। लॉर्ड बेरलेस्ट बंगाल का गवर्नर था, और इसे मद्रास की संधि के द्वारा 1769 ईस्वी में समाप्त किया गया। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, 1780 से 84 के बीच हुआ। हैदर अली इसके मैसूर के शासक उस समय थे, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, और इसे मंगलौर की संधि 1784 में इसे समाप्त किया गया। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तो ध्यान रहे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुआ था, इसके बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध स्टार्ट हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला, जिसमें टीपू सुल्तान इसके मैसूर शासक थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर रहे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला, और इसमें मैसूर शासक था टीपू सुल्तान। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और इस श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त किया गया 1792 ईस्वी में। इसका विशेषता था कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी इस युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो सबसे अंतिम था, यह 1799 ईस्वी में हुआ था, और उस समय मैसूर का शासक था कौन? टीपू सुल्तान था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय बंगाल का गवर्नर था, और संधि हुआ था मैसूर सहायक संधि के द्वारा। इसे फिर वहां के जो पहले का जो वाडियार वंश का जो राजा था उसके राजकुमार को उसको बनाया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। देखिए इसको संधि को कैसे याद रखेंगे? तो एमएमएस से याद रखिएगा। एमएमएस, एम पहले स्मॉल एम रखिएगा, एम कैपिटल एम, और एस
फिर मैसूर हो ही गया लास्ट में, ठीक है। MMSM, ठीक है। तो एम से स्मॉल, एम से मद्रास छोटा है तो मद्रास एम स्मॉल, और मंगलौर बड़ा है तो एम से 4 अक्षर का है एम मंगलौर। एस श्रीरंगपट्टनम 1792 में, और मैसूर का सहायक संधि लास्ट था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। ऐसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो चुका था। बंगाल में द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनकदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किसे हुआ था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को। वर्ष 1863 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कब? तो वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था सत्येंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग देखते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं। एचिंसन आयोग ये 1886 में बना था लॉर्ड डफरिन के गवर्नर जनरल के समय। एचिंसन आयोग ध्यान रखें, पूछ सकता है कि इसमें कौन लोक सेवा संबंधी आयोग है? तो एचिंसन आयोग है, एसलिंगटन आयोग है, और ली आयोग आपको पता है कि 1923 में 26 में आया था, ठीक है। एचिंसन आयोग की स्थापना 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912 में इसकी स्थापना किया गया था लॉर्ड हार्डिंग टू के समय। ध्यान रहे कि लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में ही जो राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से जो दिल्ली भारत की राजधानी ट्रांसफर की गई थी वो लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में ही। ली आयोग की स्थापना 1923 में किया गया था, और ये लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ली आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पे किया गया था। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरुआत किया गया था। सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। यह 1798 में स्वीकार किया था सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब क्या होता था कि उसमें ब्रिटिश है माने कि अंग्रेज अधिकारी वो किसी भी राजा को बोलते थे कि हमारे से सहायक संधि कर लो, हम तुमको सेना देंगे, सेना का खर्च बस तुमको उठाना है, और सेना को सैलरी भी तुमको प्रदान करना है, राजा को प्रदान करना है, और जिस दिन तुम डिफॉल्ट हुए, जिस दिन सैलरी उसको ना दिए, तो हम तुम्हारा जमीन हड़प लेंगे, जमीन हमारे कब्जे में आ जाएगा, और कुछ राज्य के कुछ हिस्से उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और इस कारण से वो किसी दूसरे राजा के साथ उस राजा को जिताने के लिए अपनी सेना को रखते थे, और उसके बाद उससे सपोर्ट लेते थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे राज हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत, राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी
1848 से 56 तक इसका शासन था, भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ गया था। उस समय जो डलहौजी था वही 1848 से 56 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो ये ऑट्रम रिपोर्ट के आधार पे, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुप्रशासन के आधार पे डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया था। व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा है जो उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया 1848 में। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, सतारा 1848, फिर उसके बाद जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट जो मध्य प्रदेश में है, संबलपुर उड़ीसा में है, जैतपुर महाराष्ट्र में शायद है, बघाट ये 1850 में मध्य प्रदेश में, 1850 में इसको सम्मिलित किया गया। उदयपुर राजस्थान में है, इसे 1852 में शामिल किया गया। झांसी ये 1853 में इसको शामिल किया गया और नागपुर को 1854 में इसको शामिल किया गया। तो याद रहे, झांसी 1853, नागपुर 1854, उदयपुर 1852, अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुप्रशासन के बेसिस पे, कुप्रशासन के आधार पे, यहाँ की वहाँ पे प्रशासन अच्छा नहीं है, शासन अच्छा नहीं चल रहा है, और ऑट्रम रिपोर्ट के अनुशंसा पे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। उस समय गवर्नर जनरल, तो सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और सबसे पहला वाइसराय बनने वाला कौन था? तो यही लॉर्ड कैनिंग ही था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड निर्मित की गई थी, जो अभी भी आईपीसी सेक्शन आप जानते होंगे। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कब? 1876, राज उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग, जो 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग यानी कि प्रथम फैमिन कमीशन बना था लॉर्ड लिटन के समय। इसका नाम था स्ट्रेची आयोग, 1880 में बना था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। देखिए ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल में 1816, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1816 में नेपाल को अधिग्रहित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों पे अधिकार दिखा रहा है, तो वहां पे नेपाल पे अधिकार किया गया था 1816 में सुगौली की संधि के द्वारा। सुगौली की संधि अंग्रेजों और ब्रिटेन के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। सिंध, देखिए वाइसराय नहीं था क्योंकि पहला वाइसराय ही बना था 1856 में। कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। और ये बात की जा रही है 1816 की। सिंध क्षेत्र पे अधिकार किया था 1813 में लॉर्ड एलन बेरो उस समय गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड एलन बेरो के गवर्नर जनरलशिप में 1843 में सिंध पर अधिकार किया गया। भूटान पर अधिकार 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के यहाँ पे वाइसराय बन गया। ठीक है, तो वाइसराय कौन था उस समय? लॉर्ड लॉरेंस था। भूटान को अधिग्रहित किया था तब। बर्मा को 1885 में इसको अधिकार क्षेत्र में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिन उस समय, जो आप जानते हैं लॉर्ड डफरिन, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया गया था, उस समय लॉर्ड डफरिन ही था। कौन था? वाइसराय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा। धन निष्कासन के सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन से पार्टी? लिबरल पार्टी। कौन से ईस्वी? 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, मतलब कि जो लोअर हाउस था उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। पोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है और इसने ब्रिटिश प्रशासन का आलोचना किया था। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। और वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल का विचार किसका था? ये कार्ल मार्क्स का था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कि कोलोनियलिज्म इकोनॉमी की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो ये रजनी पाम दत्त है, रजनी दत्त है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त है। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा के द्वारा 1907 में टिस्को की स्थापना की गई। कुटीर उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जो माचिस, दिया सलाई, ये सब जो अगरबत्ती बनाते हैं, वैसे उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कुटीर उद्योग के विकास हेतु। वर्ष 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावस जी डावर के द्वारा। 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री स्थापित की गई कावस जी डावर के द्वारा। 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान 1833 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज की संज्ञा दी है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से लेकर 72 ईस्वी के काल को डाकू राज की संज्ञा दी है, जिसमें डुअल गवर्नमेंट लागू था, द्वैत शासन। 1913 के बाद 1813 के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो ये कपड़ा उद्योग था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जो 1813 ईस्वी के बाद फ्री ट्रेड से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग था। प्रमुख कृषि पद्धतियां देखते हैं। तीन काठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी भूमि के 3/20 जो उपजाऊ भाग होता था उस पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा क्या था? तो ददनी प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे, यानी कि एडवांस देते थे ददनी प्रथा में। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था और ये बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया था। और ये समस्त ब्रिटिश भारत का 19% समस्त ब्रिटिश भारत का जो परमानेंट सेटलमेंट था 19% में लागू किया गया था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार का हो जाता था। तो भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदार की थी। तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी इसमें? तो जमींदार की थी। अब देखते हैं दूसरा, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी देखते हैं, इसमें रैयत बने किसान होता है। टॉमस मुनरो जो 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी का सिद्धांत लाया था, ये बंबई, मद्रास और असम क्षेत्र में फैला हुआ था। बंबई, मद्रास और असम में रैयतवाड़ी समस्त ब्रिटिश भाग का 51% यानी कि सबसे ज्यादा था रैयतवाड़ी सिस्टम। भूमि का मालिक इसमें किसान होता था। भूमि का मालिक इसमें कौन होता था? किसान होता था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की ही रहती थी कि हम अब जो ब्रिटिश सरकार को अपना टैक्स दे, रेवेन्यू दे। और इसमें कर की दर क्या थी? तो 33% से लेकर के 55% तक की कर टैक्स मतलब वसूला जाता था। तो समझ सकते हैं रैयतवाड़ी कितना हरास करता था। होल्ट मैकेंजी, ये देखिए महालवाड़ी, जो तीसरा है महालवाड़ी। आपको याद रखने के लिए एक चीज है कि देखिए रैयत में
टॉमस मुनरो। अस्थाई बंदोबस्त आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। देखिए माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, ध्यान रहे। और ये 1822 ईस्वी में महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था। समस्त ब्रिटिश भाग का भारत का ये 30% क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी, दूसरा महालवाड़ी और तीसरा है जो सबसे कम एरिया में था परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जमींदारी प्रथा। भूमि पर गांव का अधिकार, भूमि पर पूरे गांव का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। इसमें किसमें? महालवाड़ी में। और कर की दर इसमें कितनी थी? तो 60% तक की थी। कर की दर इसमें 60% तक था। अब इसका प्रभाव देखते हैं तीनों का। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जमींदारी व्यवस्था, इसमें तीनों का प्रभाव सम्मिलित रूप से देखते हैं। किसमें? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, ठीक है। जो पहले से खेती चला आ रहा था, इकोनॉमी चला आ रहा था, उसमें नुकसान हुआ। कृषकों की दरिद्रता बढ़ती चली गई, माने कि कृषक और भी गरीब होते चले गए। कृषि में ठहराव तथा अवनति होते गया, माने जो कृषि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था पहले से, उसमें है जो ठहराव आ गया और वो रुक गया। पुराने जमींदारों का उन्मूलन हो गया तथा नए जमींदारों का उदय हो गया, क्योंकि इसमें सनसेट लॉ आता था, सूर्यास्त नियम सनसेट लॉ। यदि आप माने कि यदि आप टैक्स वसूल करके जाके ब्रिटिश सरकार को नहीं जमा करते थे, माने कि उसमें से आपको जैसे कि 10% में 10% 11 रुपया जमा करना है तो आपको इसमें 1 रुपया आपको मिलता था और 10 रुपया जाकर के जमा करना होता था ब्रिटिश सरकार को। यदि आप इतना जमा नहीं कर पाए तो आपका नीलामी, आपके जो क्षेत्र होता था उसको नीलामी कर दिया जाता था और दूसरे जो जमींदार होते थे वो खरीद लेते थे नीलामी में, ठीक है। इस तरीके से जमींदारी प्रथा में पुराने जमींदार का उन्मूलन हो गया और नए जमींदार का उदय होते चला गया। जो ज्यादा स्ट्रिक्टली से पैसा वसूल करे वही जमींदार टिक गया, है ना। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसके साथ ही हो गया। वह कौन सी? जैसे कृषि का कमर्शियलाइजेशन मतलब हो गया तंबाकू की खेती होना स्टार्ट हो गया, और फिर जैसे नील की खेती, जो पैसा कैश क्रॉप था, ठीक है। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पे लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी थी, जो 51% क्षेत्रों पे लागू था। अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है, यानी कि लैंड रेवेन्यू के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे के जनक को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक ये 34 किलोमीटर तक, कितना? 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। एक वन लाइनर है, उसको देखते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब हम देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो यह मेरठ से 10 मई 1857 को यह स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। कौन से रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट। और ये कहां पे? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में विद्रोह किया था। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी, लोटस एंड ब्रेड। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का भरा होना। तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस जो बने होते थे गाय और सुअर के चर्बी से, और ये दोनों के, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए धर्म भ्रष्ट करने के लिए काफी था। ऐसा एक अफवाह था या नहीं, ये बाद में इसके पे कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रहे, ये समय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी नहीं था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1856 से लेकर के
1848 से लेकर के 56 तक ही था, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, 1857 में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्मस्टन था। पार्मस्टन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। और क्यों पहुंचे थे? तो वहां पे दिल्ली में लाल किला में मोहम्मद शाह जफर जो दिल्ली का पूरे मुगल बादशाह था अकेला, उसी के संरक्षण प्राप्त करने के लिए सब सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना तय हुआ था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र के थे? तो ये अवध क्षेत्र यूपी के थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय यानी कि इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था जब युद्ध हो गया था। तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 की क्रांति का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन हुरोज ने पराजित किया था। और कैप्टन हुरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि ये पूरे 1857 की क्रांति में लड़ने वाली एक अकेला मर्द थी। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 की क्रांति का नेता था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला के लिए रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो जनरल बकत खान को। 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो पील कमीशन यानी कि पील आयोग। 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन था पील कमीशन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में देखते हैं। तो दिल्ली केंद्र था, जहां पे बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर और बकत खान इसके सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और 11 मई 1857 को यहाँ पे विरोध हुआ था दिल्ली में। इसके दमनकर्ता कौन थे यानी कि ऑपरेसर कौन थे? इसको खत्म कौन किया था, दमन कौन किया था? तो निकलसन और हडसन ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके बेटे बिरजिस कादिर विद्रोही नेता थे। और 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह स्टार्ट हुआ और कॉलिन कैंपबेल ने इसे दमन किया। झांसी या ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर यहाँ पे विद्रोह को आगे बढ़ाया। 4 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। जनरल ह्यूरेज इसके दमनकर्ता थे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे इसके सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब का तात्या टोपे, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और ये विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857 को हुआ था झांसी में, ये कानपुर में सॉरी। और कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसे दमन किया गया था। इलाहाबाद याद रखेगा लियाकत अली इसके विद्रोही नेता थे। और 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। कर्नल नील ने इसे दमन किया था। किसने? कर्नल नील ने इलाहाबाद में जो हो रहे 1857 की क्रांति का दमन किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ये जून 1857 में विद्रोह किए थे और कर्नल नील के द्वारा ये दमन किया गया था। जगदीशपुर ये वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह के भाई अमर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में क्रांति को फैलावा दिया जा रहा था। और 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। विलियम टेलर व विंसेंट आयर के द्वारा दमन किया गया था। बरेली लखनऊ में है। इसमें यहाँ पे खान
बी से बरेली, बी से बहादुर, याद रखिएगा। बरेली बहादुर खान, ये जून 1857 में यहाँ पे क्रांति हुआ था और विंसेंट आयर ने इसको दमन किया था। फतेहपुर, ये आगरा के पास है फतेहपुर। अजीमुल्ला खान ने इस यहाँ के विद्रोही नेता था अजीमुल्ला खान, और 1857 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। और जनरल रेनाड इसके दमन करता थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। उन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था, ऑल इंडिया लीडर फॉर द 1857 रिवोल्ट। किसको माना गया? बहादुर शाह जफर को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। 1858 के बाद वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और ये लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का आलोचक था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा, यानी कि वो साइड में रहा, माने पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। तो कौन कौन? ये शिक्षित मध्य वर्ग था और जमींदार। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। द ग्रेट रिवेलियन किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिवेलियन लिखा गया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया। 1857 1857, ठीक है, ये सिर्फ 1857 है, ठीक है। यशवंत सेन के द्वारा लिखा गया, यशवंत सेन के द्वारा पूछा भी गया है और ये सरकारी बुक है, ठीक है, गवर्नमेंट का बुक है। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा आरसी मजुमदार ने। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा है टी आर होम्स ने। टी आर होम्स ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। तो सारे लोगों ने यहाँ पे जो सैनिकों के विद्रोह को ही आगे बढ़ने का, आगे मतलब कि इसको तवज्जो दिया था, जबकि इसका नेशनलिज्म से कोई लेन देन नहीं था, ऐसा सबने ब्रिटिश ने आलोचना किया था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा है टी आर होम्स ने। रिवेलियन 1857, ये पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया रिवेलियन 1857। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा है भारतीय भाषा में। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, यानी कि अकेली मर्द थी। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? ये आरसी मजुमदार का कथन है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था और इन्होंने लिखा है 1857, सिर्फ 1857 लिखा है। अब देखते हैं 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या था। तो डॉक्टर एस एन सेन का कहना था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था
वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, जैसे हिंदू मुस्लिम एक हो गए और अंग्रेजों के साथ लड़े गए, धर्म के लिए लड़े गए, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। अशोक मेहता 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इन्होंने कहा, अशोक मेहता ने, कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था, तो राष्ट्रीय था। और बी डी सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित यानी कि वेल प्लान्ड राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने कहा है कि तथाकथित यह तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि पूर्णतः ये सिपोई म्यूटिनी था। जबकि बेंजामिन डिजरेली ने कुछ सपोर्ट करके कहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि एक नेशनल रिवोल्ट था। बेंजामिन डिजरेली ने कहा, इसलिए बेंजामिन डिजरेली को भारत में एक अच्छे रूप से इन्हें जाना जाता है। पी रॉबर्टसन ने 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। ये कहा पी रॉबर्टसन ने कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स ने कहा है कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, यानी कि सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म का संघर्ष था, स्ट्रगल था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, यानी कि हिंदू मुसलमान एक मिल गए और क्रिश्चियन के खिलाफ, यानी कि अंग्रेज के खिलाफ। लॉर्ड रिज ने कहा है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने कहा? रिज ने कहा। अब हम देखेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। पीजेंट रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिवोल्ट। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, जो 1859-60 के बीच हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। इसका नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद भैरव ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को अन्य नाम से हुल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है और इसका 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सिंधु कान्हू चांद और भैरव ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वंदे मातरम के रचयिता। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में के बीच हो विद्रोह हुआ था। संबलपुर ओडिशा में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये बार बार सीएपीएफ में पूछा जाता है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से लेकर 1872 तक चला और किसने संगठित किया था इसे? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन 1840 से 72 में इसे संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से है। नील कृषकों की दुर्दशा पे रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक पागलपंथी विद्रोह हुआ था। शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। गारो पहाड़ी कहाँ है? तो गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में है। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ था। फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32, जिसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा, जिसे मौर्य कहा गया, उसका निषेध करने के लिए, उसको रोकने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मानव बलि प्रथा
जिसे मोलिया कहा जाता था, मोरिया, उसका निषेध करने के लिए, उसका रोकने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था खोंड जनजाति ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो जो अंग्रेज कमांडर था उसको पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? तो अंग्रेजों से पराजित हुए थे। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? अंग्रेजों से। अब जानते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। देखिए, पहले चुआर जनजाति है, इसके नेतृत्व करता है राजा जगन्नाथ। ये 1768 ईस्वी में चुआर जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया। नानभूम व बीरभूम यानी कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था। चुआर आंदोलन कहाँ? तो राजा जगन्नाथ इसके नेतृत्व करता थे। और 1768 ईस्वी में नानभूम व बीरभूम पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था। हो आंदोलन, हो रिवोल्ट हुआ था, राजा पराहत इसके नेतृत्व करता थे। कौन? राजा पराहत। और ये 1820 में हुआ, फिर 22 में हुआ, फिर 32 में हुआ, तो 3 बार हुआ। कहाँ पे? तो सिंहभूम और छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हो रिवोल्ट हुआ राजा पराहत के नेतृत्व में। भील आंदोलन, ये सेवाराम और त्र्यंबक इसके नेतृत्व करता थे, सेवाराम और त्र्यंबक। और ये 1818 से लेकर 1848 तक छोटे छोटे रूप में चलता रहा। और ये खानदेश इसका प्रभावित क्षेत्र था। कौन? खानदेश। खासी, खासी जनजाति के द्वारा रिवोल्ट किया गया। इसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकंद सिंह व बारमानिक। तो राजा तीरथ सिंह, याद रखिए, ये खासी जनजाति से के नेतृत्व करता थे खासी रिवोल्ट के। 1829 से 32 तक ये चला। खासी पहाड़ी असम और मेघालय के बीच चला था, प्रभावित क्षेत्र था। कोल रिवोल्ट कहाँ हुआ था? बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल आंदोलन हुआ था, बुद्धो भगत व गंगा नारायण के नेतृत्व में। रंपा जनजाति जो रंपा आंदोलन हुआ था, ये अल्लूरी सीता राजू के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था। 1879 में ये हुआ था। ये आंध्र प्रदेश इसका प्रभावित क्षेत्र था। कौन? आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था? याद रखिएगा डेट, 1879 में। अल्लूरी सीताराम राजू का अभी हाल ही में इसकी पुण्यतिथि मनाया गया, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो रंपा आंदोलन, अल्लूरी सीताराम राजू, 1879 में इसका आंदोलन हुआ था और आंध्र प्रदेश क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र था। खोंड जनजाति चक्र बिश्नोई के नेतृत्वकर्ता में 1846 से 48, 1855 ईस्वी में खोंडमल ओडिशा में ये विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह हुआ सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 1855-56 में किया गया। और राजमहल पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आता है, और ये भागलपुर जो बिहार में है, भागलपुर झारखंड बेल्ट में आता है। मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। और ये छोटा नागपुर क्षेत्र इसका प्रभावित क्षेत्र था, झारखंड। भील जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया, दौलत सिंह इसके मुख्य नेतृत्व करता थे, दौलत सिंह। और 1914-15 में किया गया भील। देखिए, पहले एक भील किया गया था 1818 से 48 तक, सेवाराम और त्र्यंबक के नेतृत्वकर्ता में। और दूसरा ये कहाँ किया गया? खानदेश में किया गया था। जबकि ये भील, ये देखिए, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में भील दौलत सिंह के नेतृत्व में किया गया था भील रिवोल्ट 1914-15 में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में। इस तरीके से हमने प्रमुख जनजातीय विद्रोह को देखा। अब पावना विद्रोह एक बचा हुआ है। 1873-76 के प्रमुख नेता इसका ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। पावना विद्रोह हुआ था कब? 1873 से 76 के बीच हुआ था। और इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और कहाँ पे? महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पे था? तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र क्षेत्र में था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में।
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल मालाबार तट में मोपला विद्रोह हुआ था। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पे राजस्थान की बात की जा रही है कि गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के राजस्थान के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों जनजातियों के समाज में सुधार करने के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? गोविंदगिरी ने। अहोम विद्रोह 1828 से 1835 तक चला। किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है अहोम। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये भील विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था, यानी कि ओनली वन गॉड। ठीक है, हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में जो किसान या नागरिक विद्रोह हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं झारखंड से। यहाँ पे कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। इसके नेतृत्व किया था इसको बुद्धो भगत ने। संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिसको हो विद्रोह भी कहा जाता है, और ये सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में किया गया था। खैरवार विद्रोह हुआ था 1874 में। खैरवार विद्रोह याद रखिएगा, 1874 में किया गया था खैरवार विद्रोह। और मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में, जतरा भगत के नेतृत्व में। युआन व जुआंग विद्रोह हुआ था 1867 से 68 के बीच। ये इसके जनक थे रणनायक के नेतृत्व में युआन व जुआंग विद्रोह हुआ था 1867-68 में। ठीक है, देखिए असम को देख लेते हैं। असम में अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। इसके नेतृत्व कौन थे? गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे। और यहीं असम मेघालय के क्षेत्र में खासी विद्रोह हुआ था 1828-33 के बीच। इसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह। कौन? राजा तीरथ सिंह। अब देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था 1931 में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थी रानी गौडिन्यलियू, जो ये 1931 के आसपास जब इसको अरेस्ट किया गया, तो ये जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भारत जब आज़ाद हुआ तब इसको जेल से रिहा किया गया। ठीक है, मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ था। देखिए कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था भगत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये कुकी विद्रोह हुआ था 1917 में, ये मणिपुर में। ठीक है, और देखते हैं पंजाब में, देख लेते हैं। पंजाब में हुआ था कुका विद्रोह 1840 से 1872 के बीच, और इसका नेतृत्व करता था भगत जवाहरमल, बालक सिंह, राम सिंह कुका। भगत जवाहरमल, बालक सिंह, राम सिंह कुका के नेतृत्व में कुका विद्रोह किया गया था। गुजरात में देखते हैं कच्छ विद्रोह। गुजरात में कच्छ विद्रोह हुआ था 1816 में, भारतमल व झरेजा के नेतृत्व में। और बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। राजस्थान में देखते हैं भील विद्रोह हुआ था 1820-25 में, और इसके नेतृत्व करता थे दशरथ हिरिया सेवाराम। ठीक है, महाराष्ट्र में देख लेते हैं गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। नेतृत्व किया था बाबाजी अहिरेकर गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे, और ये मराठा किले के संरक्षक गडकरी कहलाते थे। अभी नितिन गडकरी जो अभी रोडवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसके बारे में उससे याद कर सकते हैं। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। और बचे हुए देखते हैं, देखिए बिहार में चेरो विद्रोह हुआ था। कौन सा? चेरो विद्रोह, और इसके 1801 में हुआ था चेरो विद्रोह, और इसके नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। कौन? तो भूषण सिंह। 1801 में हुआ था चेरो विद्रोह, और इसके नेतृत्व थे भूषण सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऊपर हम लोग देख लिए, अब नीचे बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में, देखिए बिहार के और है, तो बिहार के और देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन, जो वहाबी विद्रोह हुआ था, यह 1830 से 60 के बीच हुआ था, और इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में वहाबी विद्रोह 1830 से 60 में हुआ था। इसका पटना मुख्य सेंटर था। ठीक है,
अब पश्चिम बंगाल देखते हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में, ठीक है। 1763 से 1770 तक चला था। इसके नेतृत्व थे सन्यासी किया था, गिरी संप्रदाय के सन्यासी ने विद्रोह किया था सन्यासी विद्रोह में 1770 में। फकीर विद्रोह ये 1776 में हुआ था। फकीर विद्रोह कब? 1776 में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 में और इसके नेतृत्वकर्ता करम शाह और टीपू मीर। पागलपंथी विद्रोह 1813 में करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में हुआ था। फराइजी विद्रोह हुआ था दादू मियाँ के नेतृत्व में 1820 में। फराइजी विद्रोह ये सारे पश्चिम बंगाल के देख रहे हैं। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1833 में। भूमिज विद्रोह हुआ था 1833 में। अब देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में कौन कौन से आंदोलन किए गए? खोंड विद्रोह 1837 में चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया था। खोंड विद्रोह 1837 में। पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में। इसके नेतृत्वकर्ता थे बक्सी जगबंधु। पाइका विद्रोह 1817 में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया था। तीसरा था संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 के बीच किया गया। ये इसके नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साई थे। अब देखते हैं पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किया गया था 1879 से 80 में। इसका नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो टोमा सोरा ने। किसने? टोमा सोरा। कोया विद्रोह टोमा सोरा 1879-80। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। रंपा विद्रोह हुआ था 1879 में। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सीताराम राजू। चेंचू आदिवासी आंदोलन हुआ था 1920 में। इसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत। अब देखते हैं तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह हुआ था 1801 में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कट्टा बामन। पॉलीगरों का विद्रोह हुआ था 1801 में और इसके नेतृत्वकर्ता थे कट्टा बामन। गंजाम विद्रोह भी तमिलनाडु में हुआ। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 तक और इसके नेतृत्वकर्ता थे श्रीकर भंज। अब देखते हैं कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ था। किट्टूर याद रखिए, किट्टूर विद्रोह पूछा भी गया है। ये इसके नेतृत्वकर्ता चेन्नम्मा व रयप्पा 1824 से 29 तक इसका विद्रोह किया, नेतृत्व किया था किट्टूर विद्रोह का। देखते हैं पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में। चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह 1822 में किया गया था। तो हमने लगभग सारा देख लिया, ठीक है। और नीचे है गोगी नेनी रंगा बाईकुलू, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। गोगी नेनी रंगा बाईकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता थे तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। कौन? गोगी नेनी रंगा बाईकुलू। इसको याद रखिएगा नाम, आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। 2 बार देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा, अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं विभिन्न किसान आंदोलन, एक दृष्टि में देख लेते हैं बचे हुए भाग को। मोपला विद्रोह, ये प्रथम चरण इसका 1836 से 1854 के बीच हुआ था और ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। केएन हाजी इसके नेतृत्वकर्ता थे। कौन? केएन हाजी। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू किया जाना, इसके लिए ये मोपला विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच और इसका बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। यूरोपियन लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। देखिए नील विद्रोह में क्या हुआ था 1859-60 में? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के द्वारा नेतृत्व किया गया था। यूरोपियन लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाया जाना, इसके लिए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास यानी कि विश्वास भाई ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था बंगाल में। पाबना विद्रोह हुआ था 1873 क्षेत्र में। यह बंगाल क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र था बंगाल का और ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के लिए ये पाबना विद्रोह 1873 क्षेत्र में किया गया था। दक्कन विद्रोह देखते हैं।
दक्कन विद्रोह 1874-75 में किया गया था। यह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में हुआ था और ये बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्व करता थे। बाबा साहब देशमुख रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे, यानी कि सुदखोरों के जो साहूकार होते थे उसके जाल में फंस गए थे। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण यह दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में किया गया था। जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। यह चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी क्षेत्र में किया गया था। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे और ये 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध में किया गया था, यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया। ये खेड़ा गुजरात में खेड़ा गुजरात में है। यह महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना, इसलिए यह खेड़ा सत्याग्रह किया गया था 1918 में। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया और यह प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किया गया था। झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र नाम याद रखिएगा। अवध किसान आंदोलन 1920 में इससे अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू होने के कारण अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी के कारण यह अवध किसान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। एका आंदोलन 1921-22 में किया गया था। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्र में किया गया था उत्तर प्रदेश के। और मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। लगान में वृद्धि होने के कारण एका आंदोलन 1921-22 में चलाया गया। मोपला विद्रोह हुआ था, इसका द्वितीय चरण 1921 में। यह मालाबार क्षेत्र में किया गया था अली मुदलियार के द्वारा। अली मुदलियार पूछा गया क्वेश्चन है। और अधिक लगान व बेदखली के कारण ये मोपला विद्रोह किया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बरदौली तालुका में इसका प्रभावित क्षेत्र था। कौन? सूरत का बरदौली तालुक। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। लगान में बढ़ोतरी के कारण यह बारदौली सत्याग्रह 1928 में किया गया। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 ईस्वी तक हुआ। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा इसके प्रभावित क्षेत्र थे। सोहन सिंह भकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बावा आदि इसके नेतृत्व करता थे पंजाब में किसान आंदोलन का। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण होना, राज्य राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, यानी कि जो इरिगेशन टैक्स था उसमें वृद्धि किया गया। इस कारण से पंजाब में किसान आंदोलन किया गया। तेभागा आंदोलन पूछा गया क्वेश्चन है, 1946 में किया गया था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना आदि क्षेत्र में तेभागा आंदोलन 1946 में किया गया। इसके नेतृत्व करता थे कंपाराम सिंह भवन सिंह। ठीक है। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, इसलिए उसका नाम तेभागा था, माने 3 भाग, 1/3। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच हुआ और ये तेलंगाना इसका प्रमुख क्षेत्र रहा, प्रभावित क्षेत्र रहा और सामूहिक नेतृत्व किया गया तेलंगाना आंदोलन को। और ये देखिए, ये आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ और आज़ादी के बाद तक ये आंदोलन तेलंगाना आंदोलन चलता रहा। इसका पहचान है निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष इसका मुख्य कारण था। भारत की स्वतंत्रता के बाद चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो विनोबा भावे ने किया था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे तो नहीं, लगभग किसान आंदोलन तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देख लिया है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा एनसीईआरटी सार संग्रह का पॉलिटी कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट दे दिया गया है, आप उसे जाकर चेक कर लें। फिजिक्स का दोनों पार्ट कंप्लीट करा दिया गया है और बायोलॉजी का 1 पार्ट किया गया है और एंसेंट हिस्ट्री का 2 पार्ट करा दिया गया है। एनसीईआरटी सार संग्रह ये न्यू एंड अपडेटेड बुक है, महेश बर्णवाल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इस तरीके से मेरे साथ बने रहें, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। कोई भी इशू हो, कहीं भी गलत हम पढ़ाए हों तो उसको कमेंट करें ताकि हम रेक्टिफाई कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।